जिस शख्स का नाम सुनते ही कराची की गलियों में खौफ का माहौल बन जाता था, जिसे पुलिस और खुफिया एजेंसियां सालों तक पकड़ने में नाकाम रहीं और जिसकी मौत आज भी रहस्यों और सवालों के घेरे में है। आज उसी रहमान डकैत का रियल एनकाउंटर वीडियो आखिरकार सामने आया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो मारा गया, सवाल ये है कि कैसे हुआ ये एनकाउंटर, कौन था इसके पीछे और क्या सच में ये एनकाउंटर असली था। इस वीडियो में हम दिखाएंगे वो फुटेज, वो घटनाएं और वो सबूत जो अब तक मीडिया और जनता से छुपाए गए थे। आप देखेंगे कैसे पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उसकी तलाश की और कैसे अंत में वो फैसला लिया गया जिसने सबको चौंका दिया। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पल में सामने आने वाला सच आपकी सोच और इस पूरे मामले के नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। पाकिस्तान की गलियों में कभी ऐसा दौर था जब डर और आतंक की तस्वीरें आम थीं और उस वक्त रहमान डकैत का नाम हर किसी की जुबान पर था। रहमान डकैत का दबदबा इतना था कि वहां AK-47 की गोली की आवाज सुनना जैसे रोजमर्रा की बात थी। कानून सिर्फ कागजों तक सीमित था और असली ताकत उन लोगों के हाथ में थी जिनके पास बंदूक थी। रहमान डकैत लियारी का ऐसा डॉन था जिसने केवल अपराध ही नहीं किया बल्कि पूरे सिस्टम को अपनी शर्तों पर ढाल दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि उस माहौल की है जहां राजनीति कमजोर होती है और सत्ता पाने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, और वह ताकत अक्सर गैंगस्टर ही देते हैं। यही कहानी है कराची के लियारी की, जहां सत्ता और अपराध का गठजोड़ आम आदमी के लिए दुख और डर का कारण बन गया। लियारी कराची का सबसे पुराना और ऐतिहासिक इलाका माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में बलोच समुदाय के लोग बसते हैं और अफ्रीकी मूल के लोग भी लंबे समय से यहाँ रहते आए हैं। पहले यह इलाका खेलों के लिए प्रसिद्ध था। फुटबॉल और बॉक्सिंग में यहाँ के युवा नाम कमाते थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। बेरोजगारी बढ़ी, बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गईं, बंदरगाह के आसपास अवैध धंधों का जोर बढ़ा और अफगानिस्तान में चल रही जंग ने इस माहौल में आग लगाई। अफगान युद्ध के बाद हथियार और ड्रग्स की बाढ़ आ गई। कराची पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मगलिंग का मुख्य मार्ग बन गया और लियारी इसका दिल। हेरोइन, अफीम और हथियार इसी रास्ते से बाहर जाने लगे और इसी खेल में लियारी के युवा फंसते चले गए। शुरुआत छोटे मोटे अपराध से हुई, फिर बड़े गैंग और अंत में पूरा इलाका नोगो जोन बन गया। पुलिस वहां घुसने से डरने लगी। जो गया या तो मारा गया या बिक गया। दुकानदारों से हफ्ता वसूली आम बात बन गई। बच्चों को कुरियर बनाकर हथियार और बारूद भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया और महिलाओं को ड्रग्स की तस्करी में शामिल किया जाने लगा। इसी माहौल में 1975 के दशक में एक बच्चा पैदा हुआ, अब्दुल रहमान, जिसे बाद में दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। ये लड़का किसी बड़े खानदान से नहीं था। गरीबी, बेरोजगारी और लियारी की तंग गलियों में उसका बचपन बीता। बचपन से ही उसने यह सीख लिया कि ताकत बंदूक में है। जो हथियार रखता है वही असली राजा होता है। स्कूल में ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन खेलों में तेज और चतुर था। रहमान डकैत का बचपन खेलों और मेहनत में बीता। वह कबड्डी खेलता था, बॉक्सिंग करता था और कुछ समय तक इलेक्ट्रीशियन का काम भी किया, लेकिन इससे केवल पेट भरना मुश्किल था। 1980 और 1990 के दशक में लियारी पूरी तरह बदल चुका था। गैंगस्टर कल्चर ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। शुरुआत में वह छोटे मोटे काम करता, मैसेज और पैसे पहुंचाना, हथियार उठाना, लेकिन उसमें एक खासियत थी। वह लोगों से जुड़ना जानता था, गरीबों की मदद करता था। किसी के घर शादी होती तो सहयोग करता, किसी के घर बिजली कट जाती तो जोड़वा देता। यही वजह थी कि लोग उसे अपना मानने लगे। रहमान डकैत केवल हथियार का इस्तेमाल करने वाला गैंगस्टर नहीं था, बल्कि अपने इलाके में रणनीतिक सोच रखने वाला शख्स भी था। वह हर कदम सोच समझ कर उठाता था। कौन से रास्ते से गुजरना है, किस इलाके में अपनी मौजूदगी दिखानी है, कब पीछे हटना है और कब हमला करना है। उसकी यह रणनीति केवल खुद की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके जरिए वह अपने गैंग के संचालन को प्रभावी बनाता था, नई भर्ती को ट्रेनिंग देता था और इलाके के सामान्य लोगों पर भी नजर बनाए रखता था। रहमान की यह सोच उसे सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि चतुर और अप्रत्याशित बनाती थी, जिसकी वजह से उसके विरोधियों के लिए उसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि लियारी के लोग उसे एक अलग स्तर का नेता मानते थे। एक ऐसा शख्स जो केवल डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम और इलाके के नियमों को समझते हुए अपने लिए जगह बनाने के लिए हर चाल सोच समझकर चलता था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उसे पकड़ने के लिए महीनों तक उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। उसकी आदतें, मूवमेंट और भरोसेमंद साथी, सब कुछ बारीकी से ट्रैक किया गया। वह किस समय इलाके में आता जाता है, किन लोगों से सीधे संपर्क में रहता है और किन रास्तों को सुरक्षित समझता है, हर जानकारी को अलग अलग स्तर पर वेरीफाई किया गया। यह तैयारी सिर्फ एक एनकाउंटर की योजना नहीं थी, बल्कि इस बात का उदाहरण थी कि कैसे लॉजिस्टिक्स, ग्राउंड इंटेलिजेंस और इंसान के व्यवहार को समझकर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जहां एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को नाकाम कर सकती थी। उसका गैंग केवल हिंसा तक सीमित नहीं था। रहमान अपने नेटवर्क में पैसों, हथियारों और सूचना का सटीक नियंत्रण रखता था। हर छोटा सा काम, चाहे वह संदेश पहुंचाना हो,
किसी इलाके में मूवमेंट की खबर देना हो या माल का ट्रांसपोर्ट, सब कुछ उसके तय किए गए सख्त नियमों के तहत होता था। वह लापरवाही या मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। नेटवर्क के भीतर हर व्यक्ति की भूमिका पहले से तय रहती थी और जिम्मेदारी से चूकने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाती थी। इसी अनुशासन की वजह से उसका गैंग केवल डर के बल पर नहीं बल्कि व्यवस्था और प्लानिंग के सहारे चलता था। यही कारण था कि उसका नेटवर्क न सिर्फ मजबूत माना जाता था बल्कि लंबे समय तक बिना बिखरे टिके रहने में भी कामयाब रहा। धीरे धीरे रहमान डकैत ने खुद का गैंग बना लिया। उसका गैंग केवल नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया। बेरोजगार युवा उसके साथ जुड़ते गए। पैसा, पावर और सुरक्षा का लालच देकर वह उन्हें अपने साथ रखता था। पुलिस रिकॉर्ड में उसका पहला बड़ा केस किसी की हत्या का था, लेकिन लियारी के लोग उसे अपराधी नहीं बल्कि हीरो मानते थे। उसे वहां का रॉबिनहुड कहा जाने लगा। इसी दौरान उजर बलोच का नाम भी उभरने लगा। दोनों एक ही समुदाय से थे लेकिन दुश्मन बन गए। ड्रग्स, हथियार, हफ्ता और टेंडर माफिया को लेकर उनके बीच खूनी जंग शुरू हुई। कराची की गलियों में गोलियां चलने लगीं, दिन दहाड़े कत्ल होने लगे। पत्रकार, व्यापारी और यहां तक कि पुलिस वाले भी निशाने पर आए। रहमान डकैत का नेटवर्क अब सिर्फ लियारी तक सीमित नहीं रहा। दुबई, ईरान और अफगानिस्तान तक उसके कनेक्शन बन चुके थे। हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स की खेप, सब कुछ उसके नियंत्रण में आ गया। और जब कोई गैंगस्टर इतना बड़ा हो जाता है तो राजनीति खुद उसके दरवाजे पर आती है। रहमान डकैत ने यही हासिल किया। लियारी की गलियों से निकलकर कराची की सियासत तक पहुंचते ही वह पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता का अहम हिस्सा बन गया। ये वही दौर था जब देश में डर, सत्ता की भूख और अस्थिरता एक साथ चल रहे थे। इस दौरान खुफिया एजेंसियों की निगाहें रहमान पर और तेज हो गईं। रिपोर्टों में बताया गया कि वह केवल एक लोकल गैंगस्टर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग में भी शामिल हो चुका था। उसके नेटवर्क में ईरान, दुबई और अफगानिस्तान तक के कनेक्शन थे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसकी कुछ कड़ियां सीधे बलूचिस्तान से जुड़ी हुई थीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए हमेशा संवेदनशील रहा है, जहां आजादी की आवाजें उठती रही हैं। अगर किसी गैंगस्टर का नेटवर्क वहां मजबूत होता है तो यह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बन जाता है। यही कारण था कि आईएसआई और फेडरल एजेंसियों ने रहमान को कंट्रोल से बाहर मानना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या यह थी कि रहमान अकेला नहीं था। उसके पीछे राजनीतिक लोग थे और सीधे हाथ डालना आसान नहीं था। इसी बीच लियारी में उज्र बलोच का नाम फिर से तेजी से उभरा। रहमान और उज्र की दुश्मनी पुरानी थी, लेकिन अब यह केवल इलाके की नहीं बल्कि सत्ता की दुश्मनी बन चुकी थी। उज्र जानता था कि जब तक रहमान जिंदा है लियारी की गद्दी उसे नहीं मिल सकती और सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग यही चाहते थे कि रहमान हट जाए, लेकिन किसी को सीधा हाथ दिखाई न दे। शायद रहमान को यह एहसास हो गया था कि हवा बदल रही है। उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और मूवमेंट सीमित कर दी, लेकिन उसका घमंड उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि वही लोग जो कल तक उसके साथ थे आज उसके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसी समय रहमान ने अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की। पीपल्स अमन कमेटी के जरिए उसने खुद को एक सामाजिक नेता के रूप में पेश किया, लेकिन यही कदम उसके लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि अब वह केवल गैंगस्टर नहीं बल्कि सत्ता का दावेदार बन चुका था। एजेंसियों की रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि रहमान डकैत को खत्म किया जाना आवश्यक है, लेकिन यह काम इस तरह से होना था कि सीधे किसी राजनीतिक हस्ती पर उंगलियां न उठें। यही वह मोड़ था जहां एनकाउंटर शब्द सामने आया। 2008 के अंत तक यह तय हो गया था कि रहमान ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा, लेकिन कब और कैसे, इसका निर्णय पर्दे के पीछे लिया गया। यही वह बिंदु था जहां कहानी केवल लियारी की गलियों तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरा कराची और सिस्टम इस घटना का हिस्सा बन गया। अब रहमान डकैत केवल एक गैंगस्टर नहीं था, वह एक पूरी संरचना, एक नेटवर्क और एक डर बन चुका था। जब सिस्टम को यह एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर है, तब उसने अपना सबसे सख्त चेहरा दिखाया। इस सख्त दौर में कराची पुलिस में एक नाम तेजी से उभरा, चौधरी असलम। उन्हें अंडरवर्ल्ड में डॉन किलर के नाम से जाना जाता था। उनका अंदाज अलग था। वह ज्यादा नहीं बोलते थे, मीडिया से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन जिन मामलों में उनका नाम आता था संदेश साफ होता कि अब मामला लंबा नहीं चलेगा। चौधरी असलम समझते थे कि रहमान डकैत को केवल गिरफ्तार करना आसान नहीं था। यह वास्तविकता में एक छोटे युद्ध जैसा था, क्योंकि लियारी का हर रास्ता और हर मोड़ रहमान के लोगों से भरा रहता था। कोई भी पुलिस कार्रवाई सीधे दंगे और खून खराबे में बदल सकती थी। इसलिए असलम ने सीधे टकराव की बजाय रणनीतिक इंतजार को चुना। कई महीनों तक रहमान की हर गतिविधि पर नजर रखी गई। वह कहां जाता है, किससे मिलता है, कब डील करता है और कब सतर्क रहता है, सभी का रिकॉर्ड रखा गया। इस दौरान रहमान भी बदल चुका था। सत्ता के करीब आने के बाद उसमें एक अजीब आत्मविश्वास आ गया था। उसे लगता था कि वह केवल लियारी का डॉन नहीं बल्कि कराची की राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को डर सताने लगा कि अगर रहमान को अभी नहीं रोका गया तो वह भविष्य में खुद एक पावर सेंटर बन सकता है और यह किसी भी सरकार के लिए खतरनाक था। इसी पृष्ठभूमि में 2009 की गर्मियों में अंतिम फैसला लिया गया। यह फैसला लिखित कम और मौखिक ज्यादा था, लेकिन संदेश स्पष्ट था, रहमान डकैत को हटाना है। उस रात कराची की गलियां सामान्य दिख रही थीं,
लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसियों के भीतर हलचल थी। चौधरी असलम को एक इनपुट मिला कि रहमान कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मूवमेंट में है और यह वही मौका हो सकता है जिसका इंतजार किया जा रहा था। उसके बाद जो हुआ उसे लेकर आज भी दो अलग कहानियां मौजूद हैं। पुलिस का दावा है कि जब रहमान की गाड़ी रोकी गई तो उन्होंने जवाबी फायरिंग की और मुठभेड़ के दौरान मारे गए। पुलिस के अनुसार यह पूरी कार्रवाई आत्मरक्षा में हुई। दूसरी ओर परिवार, समर्थक और कुछ स्वतंत्र रिपोर्ट्स का दावा कुछ और ही कहानी बयां करता है। उनका कहना है कि रहमान पहले ही कस्टडी में लिया गया था और बाद में इसे एनकाउंटर का रूप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस विवाद को और भी गहरा कर दिया। रिपोर्टों में यह सामने आया कि गोलियों के निशान ऐसे थे जो आमतौर पर लंबी दूरी की मुठभेड़ में नहीं दिखाई देते। इसने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या यह वाकई अचानक हुई मुठभेड़ थी या पहले से योजनाबद्ध कार्रवाई। रहमान डकैत की मौत के बाद कराची का माहौल पूरी तरह बदल गया। पुलिस के मुताबिक रहमान, जिसे कराची पुलिस 80 गंभीर मामलों में पकड़ना चाहती थी, पीर की रात स्टील टाउन लिंक रोड के पास एसएसपी चौधरी असलम की टीम के साथ फायरिंग में मारा गया। इस ऑपरेशन में रहमान के 3 करीबी औरंगजेब, नजर और अकील भी मौत के मुंह में चले गए। मुठभेड़ के बाद सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए और बाद में अस्पताल में रखे गए, जहां रहमान के बहनोई हाशिम ने चारों शव अपने कब्जे में ले लिए। जैसे ही यह खबर फैल गई, अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ गुस्से में थे और कुछ बस चुपचाप खड़े थे। कई लोगों का कहना था कि रहमान उनके लिए मददगार इंसान था, मुश्किल समय में काम आता था, गरीबों और बच्चों का ख्याल रखता था। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके परिवार गैंग वॉर में मारे गए थे। उनके लिए रहमान कोई हीरो नहीं था, बल्कि डर का प्रतीक था। उनकी आंखों में राहत थी क्योंकि उनके लिए यह कहानी यहीं खत्म हो गई थी। इसके बाद रहमान डकैत और उसके साथियों की नमाज ए जनाजा चील चौक के पास ईदगाह ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रहमान की तदफीन के दिन लियारी गार्डन, ली मार्केट, पार्क कॉलोनी, पुराना गोलीमार, बलिया टाउन, मॉस्को और मलीर जैसे इलाकों में दुकानें बंद रहीं। स्थिति बिगड़ने से बचाने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी तैनाती की गई। कई इलाकों में तनाव देखा गया और कुछ जगहों पर हवाई फायरिंग की भी खबरें आईं। सरकार पहले ही रहमान की गिरफ्तारी पर 50 लाख का इनाम रख चुकी थी, लेकिन अब यह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। रहमान डकैत का निधन कर चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद कराची और लियारी में सवाल गहरा गया कि क्या केवल एक आदमी के मरने से सिस्टम बदल सकता है। रहमान की मौत के बाद उनकी पत्नी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और जांच की मांग की। मामला कोर्ट तक पहुंचा और एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों की तरह सच फाइलों में दब गया। समय बीतता गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हिंसा अपने साथ बदले की आग लेकर चलती है। रहमान डकैत के जाने के बाद चौधरी असलम को लगातार धमकियां मिलने लगीं। उनका नाम अब सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि कई संगठनों की नजर में भी दर्ज हो गया। 2014 में कराची में हुए एक सुसाइड बम हमले ने इस कहानी को और खतरनाक मोड़ दे दिया। इस हमले में चौधरी असलम मारे गए। आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी तालिबान ने ली, लेकिन कराची की गलियों में लोग आज भी कहते हैं कि यह उसी कहानी का आखिरी चैप्टर था जो रहमान डकैत की मौत से शुरू हुआ था। कराची की गलियों में चौधरी असलम की बहादुरी और उनकी रणनीतियों की चर्चा आज भी होती है। लोग उन्हें एक ऐसे पुलिस अधिकारी के रूप में याद करते हैं जिसने आतंक और अपराध के सामने कभी पीछे नहीं हटे। उनकी कहानी सिर्फ रहमान डकैत के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी कराची की सुरक्षा के लिए एक मिसाल बनी। यही वजह है कि उनका नाम अब भी सम्मान और डर दोनों के साथ लिया जाता है। इस पूरे किस्से में किसी को पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत ठहराना आसान नहीं है, क्योंकि यह कहानी अपराध और कानून के बीच उस धुंधले क्षेत्र की है जहां यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन किसके लिए लड़ रहा है। रहमान डकैत स्पष्ट रूप से अपराधी था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसी सिस्टम ने उसे पनपने दिया और अंततः उसी ने उसे समाप्त भी किया। चौधरी असलम कानून का प्रतीक थे, लेकिन उनके निधन ने यह भी साफ कर दिया कि हिंसा चाहे किसी भी ओर से आए, अंत में यह सभी को निगल जाती है। यही वजह है कि यह कहानी आज भी लोगों के मन में बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि यह केवल 2 व्यक्तियों की नहीं, बल्कि उस समाज की कहानी है जहां बंदूक कानून से आगे चलती है। यही थी रहमान डकैत और चौधरी असलम की कहानी, जो अपराध, राजनीति और कानून के जटिल रिश्तों को बयां करती है। इस कहानी में बताए गए कुछ घटनाक्रम, बातचीत और मंशा से जुड़े पहलू विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, स्थानीय दावों और सार्वजनिक चर्चाओं पर आधारित हैं। हालांकि इन सभी बातों की आधिकारिक जांच एजेंसियों या अदालतों द्वारा स्पष्ट और अंतिम रूप से पुष्टि नहीं की गई है। रहमान डकैत की मौत, उससे जुड़ी मुठभेड़ की परिस्थितियां और इसके पीछे की साजिशों को लेकर अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे रहे हैं। पुलिस का आधिकारिक पक्ष और परिवार व समर्थकों के आरोप एक दूसरे से भिन्न रहे हैं। इसलिए दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को किसी एक निष्कर्ष के रूप में न लें, बल्कि इसे उस दौर के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी हालात के संदर्भ में समझने का प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके एक छोटे से लाइक से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि आप हमारे काम को सराहते हैं
और यह हमें नई, रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कहानियों को जान सकें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस नेक काम में हमारा साथ दें ताकि हम और रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।